आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। बड़ा अपडेट ये कि भूपेंद्र पटेल अब गुजरात के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, शपथ ले चुके हैं। गुजरात को 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल मिले हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उसी वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे, खुद गृह मंत्री उसमें शामिल रहे और शपथ ग्रहण समारोह, हालांकि सादा तरीके से ही अब शपथ ग्रहण समारोह किया गया। और भूपेंद्र पटेल को अब बधाइयों के सिलसिले यहां पर देने शुरू हो गए हैं। बधाइयां दी जा रही हैं, शुभकामनाएं दी जा रही हैं। उनके रिएक्शन का इंतजार भी गुजरात के लोग खासतौर पर कर रहे हैं। भूपेंद्र पटेल अब ऐसी शख्सियत जो कि जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, 2017 में चुनकर वो विधायक बने। ऐसे में इतनी जल्दी विधायक से फिर मुख्यमंत्री तक का सफर, इसको लेकर भी सियासी जानकार अलग अलग तरह के सवाल उठा रहे हैं। खासतौर से विपक्ष ये कह रहा है कि जो बार बार मुख्यमंत्री बदलने की जो पॉलिटिक्स है बीजेपी की, इससे नुकसान 2022 में हो सकता है। हालांकि बीजेपी इसे अपना मास्टर स्ट्रोक बता रही है। बीजेपी का मानना यह है कि अलग अलग वक्त पर अलग अलग जिम्मेदारियां नेताओं को दी जाती हैं और ये वक्त भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाए जाने का था, जबकि विजय रूपाणी को कुछ अलग जिम्मेदारियां आने वाले वक्त में दी जाएंगी। गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल शपथ ले चुके हैं और आज से भूपेंद्र पटेल नए मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल भी रहे हैं। हालांकि खबर यह भी है कि शपथ ग्रहण से पहले ही चूंकि 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिए गए भूपेंद्र पटेल, विधायक दल की बैठक में फैसला हुआ, नाम पर मोहर लगी। ऐसे में जिन जिन इलाकों में बाढ़ का प्रभाव दिखाई दे रहा था, वहां शपथ लेने से पहले ही निर्देश दिए गए, आदेश दिए गए कि तुरंत वहां से लोगों को निकाला जाए। जो भी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, वहां से लोगों की मदद के लिए टीम्स को आगे आना चाहिए और प्रशासन इस सिलसिले में काम करे। आज से भूपेंद्र पटेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद पाटीदार समाज की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। ये भी बीजेपी की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जा रहा है। हमारे साथ गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद मोहन जी, भूपेंद्र पटेल नए मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लेकिन अब ऐसे में मुझे ये भी समझाइएगा, दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, पाटीदार समाज को मना लिया गया, नाराजगी दूर कर ली गई, लेकिन जो व्यापारियों की नाराजगी है, अरविंद मोहन जी नहीं है क्या हमारे साथ? ठीक है, धनंजय जी हमारे साथ हैं और अतुल लोधे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप ही दोनों से बात होगी। धनंजय जी, आप ही मुझे इस बात का जवाब दे रहे हैं। अब जब भूपेंद्र पटेल नए मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, ऐसे में पाटीदार समाज की तो नाराजगी दूर हो गई, लेकिन उन व्यापारियों का क्या जिनकी नाराजगी बनी हुई थी, उन आम लोगों का क्या जो कि कोरोना की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे? वो नाराजगी एक अलग है। देखिए रचना जी, ऐसा है कि एक वैश्विक महामारी थी और किसी ने दुनिया में उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह की कोई समस्या आएगी। और मैं आपको दावे से कहता हूं, पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं, और आपको भी इस बात का एहसास होगा, इस बात का भान होगा कि जो वैश्विक नेतृत्व और जिस तरह से प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रंट फुट खेल करके, आगे बढ़ करके, सामने आकर के, और जिस तरह से कोरोना का मैनेजमेंट किया और जिस तरह से भारत सरकार ने और हमारे प्रदेशों की सरकारों ने जिस तरह से कोरोना को कंट्रोल किया, वो अपने आप में अविश्वसनीय है। जहां यूरोप के देश और बाकी जगहों में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है और जहां जनसंख्या बिल्कुल मामूली सी है, वो चरमरा गए। अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम, जनसंख्या इतनी विशाल, इतनी विविधताओं का देश, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, और उसको जिस ढंग से कंट्रोल किया गया, वो अपने आप में अद्वितीय है, उसका दूसरा कोई एग्जाम्पल नहीं है। इसलिए थोड़ी बहुत नाराजगी उस समय रही होगी, लेकिन जब लोगों पूरा विषय को असेसमेंट करेंगे, आप कोई भी जब पूरे असेसमेंट करेंगे और जिस ढंग से काम हुआ, जिस रफ्तार से भी टीकाकरण हो रहा है, अभी थर्ड वेव का भी खतरा मंडरा रहा है, और जिस ढंग से सरकार सजग है, नीति आयोग को लगाए हुए, नीति आयोग ने रिपोर्ट भी दे दी है, और जिस ढंग से काम किया जा रहा है, वो प्रदेश की और देश की दोनों जनता देख रही है। और प्रदेश की जनता जो है इसका रिवार्ड देगी। हम आपको दावे से कह रहे हैं कि रिवार्ड देगी। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि 2022 में रिवॉर्ड के तौर पर ही बीजेपी की वापसी होने वाली है। अतुल जी, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? सहमत हैं? ये तो दीवार पे लिखी हुई इबारत है। अच्छा, कि जब गुजरात को पता है कि उसका सुयोग्य पुत्र जब राष्ट्र नायक, युग पुरुष, देश का प्रधानमंत्री है, तो उसके हाथ को मजबूत करना है। ये प्रदेश की जनता कृत संकल्प है। और ठीक है अतुल जी, इस बात से सहमत हैं आप? मैं धनंजय से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये देश के प्रधानमंत्री सारे देश के होते हैं, तो ये सफलता के जो गुणगान वो गा रहे हैं, उसमें गैर भाजपा शासित प्रदेश भी आते हैं या उन्हें छोड़कर? देखिए, ऐसा है कि भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप, आसे तो हिमालय, पग पग भूमि हमारी है और पग पग भूमि की जिम्मेवारी हमारी है। हम लोगों ने बचपन से यही कहा है
तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। हम लोग भारत माता के लिए सब कुछ समर्पित करने वाले लोग हैं, इसलिए आपकी तरह विखंडन का काम, बांट कर अतुल जी सीख लीजिए, खंडित करने अतुल का जी काम, सीख लीजिए, ये हमारे 2022 के चुनाव नजदीक नहीं है। तन मन और जीवन समर्पित करने की बात जब यहाँ बीजेपी के नेता कर रहे हैं, कांग्रेस कुछ सीख ले रही है, कुछ तैयारी है? धनंजय मेरे भाई, उनको पता नहीं है मैं नागपुर से, और इनका तन मन धन जो समर्पित है वो अब्बा जान से लेकर कहाँ समर्पित है, कहाँ विखंडित है, सारे दुनिया को पता है। इनका अखंड भारत सारे दुनिया को पता है। इनके भारत माता में बाकी अल्पसंख्यक नहीं आते, निचली जाति के लोग नहीं आते, तो ये सबको पता है। हम लोगों के अभी एक बात, धनंजय जी आप बात कर रहे थे, मैंने बात नहीं किया, आप बात कर रहे थे, मैंने कुछ भी आपको टोकाटकी नहीं की। अभी ऐसा है कि कोई अखबार लाता है सामने कि 3 लाख लोगों की मौतें हुई हैं, तो ये अगर इनके सफलता का मायना है तो उनको मुबारक हो। ये रेमडेसिविर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं मालूम होता है, प्रदेश के अध्यक्ष को पता होता है, और एक अखबार उनका फोन नंबर दे देता है। ये जो रूपानी जी थे, उनके दोस्त के वेंटिलेटर पहुंचाए जाते हैं, उनके कंपनी में बनाए हुए, उनका उद्घाटन वो खुद करते हैं, वो वेंटिलेटर काम नहीं करते, कई लोग मर जाते हैं। ये अगर इनके सफलता का मायना है तो इनको मुबारक हो। और सबसे बड़ी बात आप ये ध्यान में रखिए कि कई लोगों ने ये शिकायत की है, इन्हीं के वहां के अखबारों में आया है कि लोगों ने अपने माता पिताओं को अस्पताल में कोरोना की वजह से एडमिट किया और उन्हें 5-6 दिन के बाद जब वापस देखने गए तो उन्हें बता दिया गया कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया है। इस देश में लोगों ने गंगा में बहती हुई लाशों को इतनी बुरी तरह देखा है कि ऑक्सीजन की नलियां तक निकाली नहीं है। यह अगर इनके सफलता के मायने हैं तो इनको मुबारक। पूरे देश में 10.3% बेरोजगारी का दर बढ़ चुका है। कोरोना के दौरान लेकिन अगर इस तरह की शिकायतें थी, उसी के बाद तो विजय रूपानी से रिजाइन लिया गया ना। गए हैं, अगर कोविड काल का जिक्र आप कर रहे हैं, हाँ, मैं आपके सामने पूरी जंतरी रख रहा हूँ। जो आंकड़े इनके खुद के हैं, सरकार के हैं, कोई कांग्रेस का नहीं आंकड़ा। 23 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं और कंजम्पशन सबसे लो है जो आरबीआई और एसबीआई करती है। कंजम्पशन, लोगों के पास परचेसिंग पावर नहीं है। एक के बाद हर पैमाने पर ये सरकार की असफलता दिखती है। उसको अगर सफलता का मायना मानते हैं और इन्हें लगता है कि उसका रिवार्ड मिलेगा तो इनको मुबारक है वो बात। फिर क्यों सारे स्टेट हार गए? ये क्यों सारे स्टेट हार गए? कितने स्टेट में बचे हैं लोग? अब जब आप एक बात है, जिन्हें देखो अब्बा जान जो कहा उन्होंने, योगी जी ने, उसका मायना मैं बताता हूँ आपको क्या है। क्योंकि सफलता बताने के लिए कुछ नहीं है, सफलता बताना पड़ता है तो फोटो में कलकत्ता का पुल दिखाना पड़ता है, ममता बनर्जी ने बनाया हुआ। वहां की बिल्डिंग दूसरे कंपनी की बिल्डिंग बनाई हुई दिखाई पड़ती है और उसके ऊपर अपनी खुद की बड़ी तस्वीर और छोटी छोटी तस्वीर पुलों की और बिल्डिंगों की बताई जाती है। तो ये जो उधारी का विकास है, इसको दबाने के लिए एक बात बता दें मुझे, सांप्रदायिकता को सामने लाना पड़ता है। ये योगी जी की बात है। अतुल जी, एक बात मुझे बता दें, मौजूदा वक्त में विपक्ष के पास इतने ज्यादा मुद्दे हैं, शायद ही कभी रहे होंगे। जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया, मैं सभी का जिक्र कर रही हूँ। इतने सारे मुद्दे आपके पास हैं, फिर भी आप लोगों का मन क्यों नहीं जीत पा रहे? फिर भी आप ग्राउंड पर जाकर लोगों से कनेक्ट क्यों नहीं पैदा कर पा रहे? ऐसा है रचना जी, हमने भी 55 साल इस देश में राज किया। 70 साल ये उसमें विफलता में 70 साल इनके अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी है, मोरारजी की भी है, और वीपी सिंह और अडवाणी जी की भी है। वो समझते नहीं इस बात को। तो एक बात है कि लोगों ने विश्वास रखा, लोगों ने इनके ऊपर विश्वास रखा, 2 करोड़ रोजगार पे विश्वास रखा, लोगों ने इनके 15 लाख काला धन वापस आने पे विश्वास रखा, लोगों ने 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा ये भी विश्वास रखा तब जब $111 पर बैरल था। बाद में वो $23 से नीचे आया, $0 से भी नीचे गया फर्स्ट वेव में, और अभी उसका एवरेज निकाला जाए तो $41। गैस सिलेंडर जो है वो 200 रुपए में मिलने वाला था, जो 950 के पास चला गया। मेरे नागपुर में 950 रुपए में गैस मिलता है। सारी महंगाई जो है डायन थी तब, अब डार्लिंग हो गई है। 70 रुपए का तेल जो किलो का था वो डायन था। अतुल जी, मैं आपकी सभी बातों से सहमत हूँ। कुछ अव्यवस्था है, कुछ कमियां हैं, लेकिन मेरी एक सलाह है, अभी से ग्राउंड पर जाकर काम कीजिए ताकि चुनावों में उसका असर दिखाई दे सके। मैंने कहा जैसे कि इससे पहले शायद ही इतने मुद्दे हों, जिन बातों का, जिन खामियों का जिक्र आप कर रहे हैं। 10 सेकंड दे दीजिए। 10 सेकंड बोलने, फिर मुझे ब्रेक लेना है। 10 सेकंड मैं यही कह रहा हूँ कि लोगों ने इन पे विश्वास रखा। बेहद मोहब्बत इस देश के लोगों ने सबने दी, हर जाति के धर्म के लोगों ने बेहद मोहब्बत मोदी जी को दी, लेकिन मोदी जी ने क्या दिया वो उनको अभी समझ में आया। अब ये मोहब्बत आप लोग इकट्ठा कीजिएगा, अब यही मुद्दे लेकर आम लोगों के बीच जाइएगा, ये मोहब्बत अपने लिए इकट्ठी कीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं हैं आप दोनों के ही साथ। धनंजय, हाँ ठीक है धनंजय जी, अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल रहने के लिए। आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है वो हरियाणा से इस वक्त
वक्त मिल रही है, जहां पर बीजेपी को कांग्रेस ने बड़ा झटका दिया है। बीजेपी के साथ ही रहे अशोक गोयल मंगालीवाला ने प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा की अगुवाई में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अशोक गोयल के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, ये जानकारी है। इस मौके पर हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल भी मौजूद दिखाई दिए। अशोक गोयल से इंडिया न्यूज संवाददाता ने बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा इस मौके पर, आप सुनिए। हमारे साथ हैं अशोक गोयल मंगलावालिया जी। सर, आपने इतने सालों तक जन सेवा करी और अब आपने कांग्रेस का हाथ थाम लिया, क्या रीजन है सर? कांग्रेस का साथ लेना भी एक जन सेवा है। मैं विदेशों से 30 साल रहकर व्यवसाय कर मैं अपनों की सेवा करने आया हूं। बहन कुमारी शैलजा जी ने, हमारे भाई विवेक बंसल जी ने मेरी विचारों को समझा, सुना और इन्होंने मुझे मौका दिया। मैं इनका आभारी हूं जो कांग्रेस पार्टी में इन्होंने मुझे इज्जत बांध दी और मैं अपनों की तन मन से सेवा करूंगा। जो मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर है, मैं अपने देश की, अपने प्रांत की, अपने हिसार की, हम जन्मभूमि को कर्मभूमि बनाएंगे। मेरा ये मिशन है और मैं साथ चलूंगा कांग्रेस पार्टी के। इनकी एक एक रणनीति को, एक एक विचारधारा को एक एक बंदे के साथ मिलकर इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि कांग्रेस आने वाला कल पंचम लहराया जाए और हरियाणा में गवर्नमेंट कांग्रेस की बने। गोयल साहब, जो आप बोलते हैं वही गांधी जी बोलते थे कि जब तक गांवों को आप स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, उनको सेल्फ रिलायंट नहीं बनाएंगे, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। आज का जो हालात है, क्या देखते हैं आप, हम कहाँ पीछे रह गए? ये जो गांव की बात आपने की है, मेरा दादा हरियाणा का सबसे पहला कांग्रेस पार्टी का अंदर राज्यसभा एमपी थे। उन्हीं की भी यही विचारधारा थी। मैं उन्हीं से सीखकर आज उन्हीं के हाथ पकड़कर मुझे कांग्रेस में लेके आए हैं और मैं उन्हीं की विचारधारा पे एक एक किसान का, एक एक ग्रामीण का मैं वो काम करूंगा। मेरा बहुत बड़ा मिशन है। जैसे शेख मोहम्मद ने दुबई को स्मार्ट बनाया, ऐसे ही मैं किसान को, उसके गांव को, उनके व्यवसाय को, उनके व्यापार को मैं स्मार्ट बनाऊंगा। ये मेरा मिशन है, मैं करके दिखाऊंगा। बीजेपी ने भी नारा दिया था कि हम आय को 2 गुनी कर देंगे 2022 तक। किसान आंदोलन चल रहा है, 9 महीने से किसान सड़क पर है। आपको लगता है कि बीजेपी ने जो वादे किए थे कहीं ना कहीं उसमें वो खरी नहीं उतरी है? अभी समय नहीं है कि मैं बीजेपी के बारे में कुछ बोलूं। मुझे बीजेपी के किसी सदस्य से इतराज नहीं है। मैं अभी कांग्रेस में आया हूं। मैं अपने कर्म, अपना कार्य करूंगा जो मेरे अपनों को अच्छा लगेगा और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर राहुल जी की विचारधारा में, कुमारी शैलजा की विचारधारा में, विवेक बंसल जी की विचारधारा में हम मिलकर चलेंगे। आपकी तरह और लोग भी आएंगे कांग्रेस पार्टी में आने वाले दिनों में? हम पूरी कोशिश करेंगे लाने की। हम अपना परिवार बड़ा करेंगे, स्मार्ट बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, पक्का करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे गोयल साहब, साफ तौर पर कहते हुए कि इनका मिशन है कि जिस तरीके से दुबई को डेवलप किया गया उसी तरीके तर्ज पर हरियाणा को, हिसार को डेवलप किया जाए। और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से कांग्रेस का परिवार हरियाणा में बड़ा होता रहेगा। दिल्ली से मैं राहुल गौतम, इंडिया न्यूज के लिए। तो आपने देखा बीजेपी के अशोक गोयल और भी कई कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा का इस पर क्या कुछ कहना है, बात की है संवाददाता राहुल गौतम ने, जो कि अध्यक्ष हैं हरियाणा कांग्रेस की। मैम, आज ज्वाइनिंग हुई है अशोक गोयल साहब की, और भी लोग ज्वाइन किए गए। क्या लगता है कि इनके आने से हिसार में कितना इफेक्ट आएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत काम किया है वहाँ पर? हर जगह इफेक्ट आएगा और अशोक गोयल जी का न केवल हिसार में बल्कि पूरे हरियाणा में हमें फायदा होगा। इसी तरह से हमारे दूसरे साथी हैं, पवन बेनीवाल जी हैं, जिन्होंने किसानों के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया। इसी तरह से कंवरजीत सिंह जी हैं प्रिंस, जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा है। इन्हें है कि लोकदल किसान की लड़ाई नहीं लड़ रहा, तो सभी का विश्वास कांग्रेस पार्टी में है। और जब इनका विश्वास कांग्रेस पार्टी में, सोनिया जी में, राहुल जी में होता है, कांग्रेस की विचारधारा में होता है, तो हमें इस बात की खुशी है और निस्संदेह कांग्रेस की लड़ाई में इजाफा होगा। आपकी जो सोच है वही महात्मा गांधी जी की भी सोच थी कि जब तक गाँव समृद्ध नहीं होंगे, वो सेल्फ रिलायंट नहीं होंगे, देश आगे नहीं बढ़ेगा। गोयल साहब हैं और लोग जो आए हैं, गाँवों पे फोकस रहेगा। देखो, गांव शहर दोनों पे नागरिक, अब शहरीकरण भी बहुत हो रहा है और गांव में भी लोग हैं। हर तरह
हर जगह पर लोगों को जरूरत है, लोगों का हाथ पकड़ने की जरूरत है। क्यों आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीएमआर स्कूल ऑफ एविएशन के नए भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर जीएमआर एयरपोर्ट्स के चेयरमैन जीबीएस राजू और कंपनी के उच्च अधिकारी मौजूद दिखाई दिए। 4 एकड़ में बन रहे स्कूल को 2 चरणों में बनाया जाएगा। भवन का निर्माण कार्य अक्टूबर 2021 से शुरू होगा और इसके जून 2022 तक बनने की उम्मीद है। जीएमआर स्कूल ऑफ एविएशन भारत में विमान रखरखाव इंजीनियरिंग यानी कि AME प्रशिक्षण को बढ़ावा देगा। डीजीसीए इंडिया और EAASA की ओर से मान्यता प्राप्त इस संस्थान से छात्र डीजीसीए B1.1 और B2 विमान का अनुसरण कर सकेंगे। पीएम मोदी का जो जन जन को हवाई सेवा मिलने का विजन है उसे साकार करने की लगातार कोशिश हो रही है। जीएमआर समूह इसी मिशन को साकार करने के लिए जीएमआर स्कूल ऑफ एविएशन की शुरुआत करने जा रहा है। भारत में स्कूल फॉर एविएशन बढ़ते विमानन और एरोस्पेस उद्योग की जरूरतों को पूरा करेगा। ये इंजीनियरिंग स्कूल सुविधा और शिक्षा की गुणवत्ता में उस मामले में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा भी करता है। हिंदी में कहावत होता है, देर आए पर दुरुस्त आए। तो मैं बधाई देना चाहता हूं राजू जी को, उनके पूरे संस्था को, कि शुरुआत के बीज जो बोई है आज, जो शिलान्यास हमने किया है, यह जन के क्षेत्र में, मानव संसाधन के क्षेत्र में एक नई स्फूर्ति, एक नया उत्साह जगाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ लर्निंग के साथ आप जरूर जुड़वाएं। चाहे हमारे नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी की बात हो, अक्रेडिटेड कोर्सेज होनी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्या रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर।